जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इसके अंतर्गत मैं आपको पहले प्रश्न पत्र की योजना बताऊंगा जो आपके कल 16 मार्च को पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। एग्ज़ाम से पहले एक बार इस क्लास को ज़रूर देखना, आपके लिए कारगर साबित होगी। तो चलिए अपना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके हिंदी का इंग्लिश का पेपर हो चुका है और अब आपको नेक्स्ट पेपर सामाजिक विज्ञान का देना है। सोशल साइंस के अंतर्गत आपको ध्यान रखना, आपके जिस प्रकार से 80 मार्क्स के पेपर हो रहे हैं सभी सब्जेक्ट होंगे और टाइम यही रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा पैटर्न रहेगा और आपके सामाजिक के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहली बात है ज्ञान, नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके 32 मार्क्स के, यानी 40% 40%, 100 में से 40% जो वेटेज रहेगा वो इसका रहेगा। फिर होंगे अवबोध से संबंधित, वो आपके 38 नंबर का होगा और 47.5 होगा इसका वेटेज। फिर हो गए ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति में 6 अंक बार होगा उसका, और ये अंक बार बोले तो आपके मार्क्स है और ये परसेंटेज दिया हुआ है। स्किल कौशल मौलिकता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो 4 नंबर के होंगे और आपका 5% रखते। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको जो ये 2 सेक्शन दिख रहे हैं बहुत ही बढ़िया और अच्छे नंबर लाने के लिए आपके ये 32 और 38 नंबर मिला के हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो 10 नंबर का ये रहेगा प्रोसेस। देखो नेक्स्ट प्रश्नों के कैसा प्रकार रहेगा, क्या टाइप रहेंगे, कौन से सेक्शन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके बोर्ड के पेपर के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे अबसद वाले, उसमें प्रश्नों की संख्या होगी 15। 1 नंबर का होगा प्रश्न और 15 अंक हो जाएंगे। बाकी आपको प्रतिशत अंकों का और प्रतिशत प्रश्नों का और समय का ध्यान जरूर रखना है। बाकी यहाँ इतना परसेंटेज को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिमाग में रखना रिक्त स्थान खाली जगह आपके साथ आएगी और साथ ही नंबर होंगे। फिर नेक्स्ट है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे जिसका उत्तर 1-2 लाइन में देना है। 10 प्रश्नों की संख्या होगी और 10 ही नंबर, ये आपके 1-1 नंबर के 3 टाइप हो जाएंगे, वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, खाली जगह और अति लघु उत्तरात्मक। फिर रहेगा लघु उत्तरात्मक प्रश्न जिसकी संख्या होगी प्रश्नों की 12 और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 24, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और इसके अंतर्गत आपको शब्द सीमा देखकर आंसर लिखना है। 4 प्रश्न होंगे और 3 नंबर होगा एक प्रश्न का और टोटल हो जाएंगे 12। देखना ये दीर्घ उत्तरात्मक निबंधात्मक सामाजिक के अंतर्गत आपके लिए जितना अच्छा आंसर लिखोगे पॉइंट बढ़ा के उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ये 3 क्वेश्चन होंगे और 4 नंबर के होगा एक प्रश्न और 12 हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना 24, 12 और ये, यानी कुल मिला के आपको 12 और 4 16 और 3 ये हो जाएंगे आपके 19 प्रश्न होंगे और टोटल प्रश्नों की संख्या 51 होगी, ये ध्यान रखना। विकल्प योजना जो बोले तो यहाँ पे स और द में है, जो खंड स होगा और खंड द होगा उसमें आपको अथवा में सवाल मिलेगा, उसमें से कोई एक करना है। आप वापस देख सकते हो, मैं आपके लिए इरेजर कर देता हूँ यहाँ से, वापस समझ भी सकते हो आप। और अभी ये एग्ज़ाम के टाइम में अभी आपको समझ में आया होगा, परंतु अब मैं प्रश्न बताता हूँ वहाँ पर ध्यान देना। जिसने अभी तक पैटर्न नहीं समझा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो ये आपका चैप्टर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, और ये इधर इसका मार्क्स दिया हुआ है 4 नंबर का है, ये भी 4 नंबर के हैं दोनों, ये दोनों चैप्टर ध्यान रखना 4-4 नंबर के हैं। तीसरा चैप्टर भी 4 नंबर का, चौथा भी 4 नंबर का। तो ये आपके ऐसे दिए हुए हैं, भूमंडलीकृत विश्व बनना, औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृति, आधुनिक दुनिया, संसाधन और विकास, यहाँ से ये ज्योग्राफी के चैप्टर चालू हो जाएंगे। वन और वन्य जीव वाला, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं जीवन रेखा है। सामने इसके सबके मार्क्स दिए हुए हैं 4-4 नंबर के, आप देख लो यहाँ पे। ये चैप्टर बहुत ही काम के हैं आपके लिए, हर एक चैप्टर काम का ही है, परंतु यहाँ पे ध्यान रखना जिसका मार्क्स ज़्यादा है उसको ज़्यादा समय दिया होगा आपने। बाकी यहाँ पे ये
दो नंबर मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो छोटा सवाल है यहाँ से आने वाला है इन चैप्टरों से, 2, 3 और ये 4 नंबर के। ये देख लो 5 नंबर के चैप्टर है इकोनॉमिक्स में से, भारतीय अर्थव्यवस्था वाला, मुद्रा और साख वाले चैप्टर में से दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आएगा। उपभोक्ता का अधिकार 2 नंबर का चैप्टर है, ये ध्यान रखना। अब अपन शुरू करते हैं यहाँ से। ब्लूप्रिंट आपको अभी यही जो मैंने बताया इसमें ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है, ज़्यादा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं, यही चैप्टर दिए हुए हैं और कौन सा टाइप आएगा। अभी अपन शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, और यूरोप में राष्ट्रवाद उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले अपन देखेंगे इस चैप्टर में से आपको मैं प्रश्न बताऊंगा, आंसर आप पढ़ते रहना, ठीक है। प्रश्न के देखना आप, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उनके आंसर भी बता दूंगा आपको। टोटल ये 4 नंबर का चैप्टर है। यहाँ से निबंधात्मक प्रश्न होगा 1, ठीक है, और कितना, यानी इसमें से आपके 4 नंबर का 1 सवाल आएगा, ये ध्यान रखना। अथवा में होगा, आपको ये सही लगे तो ये करना, नहीं तो दूसरा कोई क्वेश्चन कर देना। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। टोटल कितना नंबर है इसका, 4, और निबंधात्मक प्रश्न 1 आएगा, 4 नंबर का आएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बड़ा सवाल तैयार करना है। ये आ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण को समझाइए, तो आपको यहाँ से समझाना है कि एकीकरण से पूर्व जर्मनी विभिन्न राज्यों में विभाजित था, 1848 वाली बात लिखनी है। पूर्व जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, और इसमें ध्यान रखना राष्ट्रीयता का विकास, ये पॉइंट याद रखना। और विभिन्न क्रांतियों का प्रभाव, बिस्मार्क का योगदान, इस प्रकार से आप ध्यान रखना। यहाँ से विजय उत्सव, ये तारीख याद रखना, 18 जनवरी 1871 बिस्मार्क ने नव स्थापित जर्मनी के संचालन हेतु पर्सा के राजा विलियम को सम्राट घोषित कर दिया था। ये सवाल आ जाए तो आप ध्यान रखना, ये आंसर आपके पढ़ने के लिए मैं रखता हूँ यहाँ पे, देख लो ये जर्मनी का एकीकरण। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, रूमीनवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो रूमीनवाद से राष्ट्रीयता के विकास में योगदान देख लो। रूमीनवाद में क्या लिखना आपको, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की भूमिका के कारण नई सांस्कृतिक विचारधारा अस्तित्व में आई, जो रूमीनवाद कहलाती है। तो रूमीनवाद किसे कहते हैं ये भी ध्यान रखना। रोमानी कलाकार तथा कवियों ने सांझी संस्कृति के आधार पर नवीन राष्ट्रों की परिकल्पना की। योगदान में मेन पॉइंट याद रखना आपको यहाँ से। एक तो याद रखना लोक संस्कृति, ठीक है। रोमानी दार्शनिक का दावा है कि जर्मन संस्कृति सभी में विद्यमान है, ये बात थी। और भाषा, सांस्कृतिक विकास में भाषा का योगदान महत्वपूर्ण होता है। रूमीनवाद का योगदान के अंतर्गत आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखो, एक याद रखना संगीत, जैसे भाषा है वैसे संगीत भी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ से ये संगीत वाला पॉइंट भी नोट कर देना। संगीत, यूरोप के अनेक देशों में संगीत के माध्यम से भी क्या होता है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया और लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदला। क्वेश्चन नंबर 3 है, 19वीं सदी में राष्ट्रों का विकास किस आधार पर हुआ। तो ये आपको पॉइंट मिलेंगे। जर्मनी का राष्ट्र विकास, इसके अंतर्गत संसद, 1848 वाली बात याद रखना कि जर्मन संघ राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर एक संसद का गठन किया। किसका गठन किया, ठीक है, और उसको फ्रैंकफर्ट संसद भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। बिस्मार्क की भूमिका जो अभी बताई थी वही, बिस्मार्क पर्सा के नेतृत्व में उसने क्या किया था, एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। और विजय उत्सव 1871 में बिस्मार्क ने क्या किया कि जर्मनी के शीश महल, जर्मनी में कौन सा महल, शीश महल, विलियम प्रथम को सम्राट घोषित कर दिया। नए राज्य में क्या हुआ, मुद्रा बैंकिंग कानूनी व्यवस्था लागू की गई। फिर आपको ध्यान रखना इटली का विकास, तो इटली का विकास देख लो। इसमें याद रखना किसका योगदान था, एक तो मैजीनी का योगदान, ये विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, बात वो कि वो है 1831 में यंग इटली का निर्माण हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ, ये भी बात ध्यान रखना। काबूर का योगदान क्या था यहाँ पे, वो किसका प्रधानमंत्री था, सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। और गैरिबाल्डी का योगदान और विक्टर एम्यूनल का योगदान, वो राजा था, कहाँ का, सार्डिनिया का राजा था और एकीकृत इटली का राजा बनाया 1866 में, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर है और इसमें से आपको ये सवाल मिल सकता है, पूरा का पूरा याद कर देना। या तो जर्मनी का एकीकरण या इन दोनों में से एक सवाल तैयार करना। जर्मनी का एकीकरण ये आपके क्वेश्चन बनने लायक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये रूमीनवाद वाला, रूमीनवाद से आप क्या समझते हो और इसका पूरा वर्णन कीजिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आपको ये आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देखना,
भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद। तो इसमें देखो क्या करना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं और आपको मैं बता देता हूँ ये टोटल 4 नंबर का है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा इसमें से 1 नंबर का, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी आएगा इस चैप्टर से और लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी आएगा। तो टोटल 2, 3 और 1 4 नंबर हो गए। सबसे पहला आपको यहाँ सवाल ध्यान देना है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। सबसे पहले सत्याग्रह करने वाली जगह का नाम है चंपारण। दूसरा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, आपको मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ 1919 में, ये बात ध्यान रखना। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका भी सन याद रखना आप 1928 में। पूना एक्ट समझौता किन के बीच हुआ, ठीक है, तो पूना एक्ट समझौता जो हुआ था ये गांधी जी और अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, याद कर देना महात्मा गांधी, ठीक है। प्रश्न भी मैं साथ में आपको इसमें से भी बताता रहूँगा कौन सा आपको ध्यान रखना है। सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में क्या याद रखना, ये रॉलेट एक्ट बार बार पूछा जाता है। दांडी मार्च यात्रा, बिल्कुल तारीख याद रखना, दांडी मार्च कब शुरू की गई, तो यहाँ से ये डेट याद रखना, 12 मार्च 1930 को शुरू की गई दांडी मार्च यात्रा गांधी जी ने की, ठीक है। कब शुरू की गई, 12 मार्च 1930, ये 12 मार्च गया अभी। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई 1929 में। सीमांत गांधी किसे कहा गया है, तो CR दास, ये ध्यान रखना, सीमांत गांधी कहा गया इसको। चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ, बिल्कुल पूछा जाता है 1922 में, सन याद रखना इसमें। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ 1930। अब आपको कभी अति लघु उत्तरात्मक सवाल मिलेगा तो इसमें से ये मिलेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो पूरी डेट बतानी है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन शुरू होने के प्रमुख कारण लिखिए, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिए जाने के कारण विश्व के सभी मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन शुरू किया। करने वाले कौन थे, मुसलमान, और किसके, तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति करना, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करना। बारदोली किसान आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सन याद रखना 1928, 1928 बारदोली किसान आंदोलन, पटेल साहब, ठीक है। आगे देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, नहीं होने के कारण इसका विरोध हो गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, बिल्कुल ये तारीख याद रखना आपको। इसमें से ये एक, या तो गांधी इरविन समझौता पूछा जाए या फिर दांडी मार्च यात्रा शुरुआत और यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड, 3 में से एक तारीख पूछी जाएगी। नोट कर दो, 5 मार्च 1931। 1931 के बाद देखो, भारत माता का छवि चित्र किसने बनाया था, तो ये अविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखना, ना कि रविंद्र लिख दो, अभी उसमें ऑप्शन दिया हुआ भी आ सकता है। भारत माता का छवि चित्र बनाने वाला ये हो गया। बेगार से आप क्या समझते हैं, ये परिभाषा के रूप में है कि बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना बेगार कहलाता है। किसी से मजदूरी तो करवाना परंतु उसको मजदूरी देना नहीं, ठीक है। तो ये होगा अली बंधुओं के नाम, एक तो मोहम्मद अली और एक शौकत अली, ये दोनों अली थे। और नेक्स्ट देखो, रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ, अभी मैंने बताया आपको। इस नियम के अनुसार क्या था, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और इसका विरोध हुआ। चोरी चोरा हत्याकांड, जो भी ये कांड था, इस पे देखो 5 फरवरी 1922, एक तो ये डेट याद रखना। और उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने क्या किया था, स्थानीय पुलिस थाने में क्या लगा दी, आग लगा दी, और जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही, ये आपको डाटा याद रखना है, एक थानेदार और 21 सिपाही जिंदा जल गए। ये घटना थी चोरी चोरा हत्याकांड वाली। नेक्स्ट है साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखी है, ऐसा सवाल भी आ सकता है, बिल्कुल, ठीक है। साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखो, तो 1919 के अधिनियम
की जांच के लिए साइमन की अध्यक्षता में कमीशन 1928 में भारत आया। भारत में इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट देखो, पूर्ण स्वराज की घोषणा से आप क्या समझते हैं? 1929 में किसने? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, रावी नदी के, नदी भी ध्यान रखना, रावी नदी। और लाहौर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया, परंतु ऐसा हुआ नहीं। दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखिए। आपको कोई एक टिप्पणी तो पूछी जाएगी, ध्यान रखना, भले दांडी मार्च पूछो भले साइमन कमीशन पूछो। 12 मार्च 1930 तारीख आपको पीछे याद हो गई। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए क्यों की गई? और साबरमती आश्रम, कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक 78 अनुयायी 78 अनुयायियों के साथ कितने किलोमीटर? 240 किलोमीटर की यात्रा नमक कानून तोड़ा और यह दांडी मार्च कहलाया, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, पूना पैक्ट पर टिप्पणी। सितंबर 1932 पूना में क्या हुआ था? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके अनुसार दलित वर्ग हेतु प्रांत तथा केंद्र में विद्यार्थी परिषद के स्थान आरक्षित कर दिया जाता है। नेक्स्ट होगा अगला चैप्टर, अगली क्लास में होगा आपके, कौन सा है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो तब तक के लिए ये चैप्टर तैयार करो आप, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ।